नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही बेहद मशहूर किताब है, रिच डैड पुअर डैड। हाँ हाँ, काफी चर्चा में रही है हमेशा से। बिल्कुल। तो उसकी एक विस्तृत समीक्षा मिली है आज, हम उस पर बात करेंगे। ये किताब देखिए 1997 में आई थी। जी। और दुनिया भर में करोड़ों बिकी हैं इसकी कॉपीज। हाँ, तो जाहिर है असर तो डाला है इसने लोगों पर। तो आज की इस बातचीत का मकसद यही है कि समीक्षा के जरिए समझें कि भाई किताब के मुख्य विचार क्या हैं, क्या खास बातें हैं और क्या सवाल भी उठते हैं इस पर। आखिर ये इतनी प्रभावशाली क्यों बन गई। ठीक है, चलिए फिर खोलते हैं समीक्षा को। बिल्कुल। तो देखिए, समीक्षा शुरू होती है किताब के बिल्कुल बुनियादी ढांचे से। कियोसाकी के दो पिता। हाँ, रिच डैड पुअर डैड। जी। उनके अपने पिता, जिन्हें वो कहते हैं पुअर डैड, वो उच्च शिक्षित थे, सरकारी नौकरी में थे। अच्छा। और उनके लिए जॉब सिक्योरिटी, मतलब नौकरी की सुरक्षा, सबसे जरूरी थी। ये सोच तो बहुत आम है, हमारे यहाँ तो अक्सर यही सिखाया जाता है, स्कूलों में, घरों में। हाँ, पारंपरिक शिक्षा यही सिखाती है ज्यादातर। तो फिर समीक्षा के हिसाब से दूसरे पिता यानी रिच डैड, जी। जो उनके दोस्त के पिता थे, उनकी सोच कैसे अलग थी। बिल्कुल उल्टी। समीक्षा बताती है कि रिच डैड की औपचारिक शिक्षा कम थी, लेकिन उन्होंने बिजनेस खड़ा किया। अच्छा। उनका जोर हमेशा था वित्तीय शिक्षा पर, एसेट्स बनाने पर और पैसे से पैसा कमाने पर। और यही जो एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क है ना, संपत्ति और देनदारी। हाँ हाँ, इसी को समझना समीक्षा कहती है किताब का मेन पॉइंट है। रिच डैड का फंडा सीधा था, ऐसी चीजें खरीदो जो जेब में पैसा डाले, ना कि निकाले। यानी कि सिर्फ सैलरी कमाना काफी नहीं है, उस पैसे को काम पे लगाना जरूरी है। समीक्षा में इस पर कितना फोकस है। बहुत ज्यादा। समीक्षा के अनुसार किताब का एक बहुत बड़ा संदेश यही है कि लोगों को कर्मचारी वाली जो मानसिकता है ना जी। उससे निकलकर निवेशक या फिर उद्यमी की तरह सोचना चाहिए। जैसे किताब में कहा भी है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अच्छा, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। बिल्कुल, वो सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करे। समीक्षा ये भी हाईलाइट करती है कि किताब कहती है अपना बिजनेस शुरू करो या अपना एसेट कॉलम बनाओ, बजाय इसके कि सिर्फ दूसरों के लिए नौकरी करते रहो। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो समीक्षा किताब की ताकत क्या बताती है, ये इतनी पॉपुलर क्यों हुई। देखिए, समीक्षा मानती है कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी भाषा। बहुत सरल है। अच्छा। और कहानी कहने का जो अंदाज है वो दो पिताओं के अनुभवों के जरिए मुश्किल फाइनेंशियल बातें भी आम पाठक को समझ आ जाती हैं। हाँ, ये तो है। और दूसरा, ये ट्रेडिशनल सोच को चैलेंज करती है। जैसे वो कहते हैं कि घर एक एसेट नहीं, लायबिलिटी हो सकता है। हाँ, ये बात तो काफी लोगों को चौंकाती है। तौर पर उन लोगों को बहुत मोटिवेट करती है जो शायद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ बदलना चाहते हैं। प्रेरणा देना तो ठीक है, लेकिन क्या समीक्षा में किताब की कुछ कमियों या आलोचनाओं का भी जिक्र है। हाँ हाँ, बिल्कुल है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब प्रेरणा तो बहुत देती है, पर इसकी सबसे बड़ी कमी शायद यही है कि वो क्या सोचना है ये तो बताती है, पर प्रैक्टिकली कैसे करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, वो नहीं देती। अच्छा। तो कई लोग इंस्पायर तो हो जाते हैं, पर समझ नहीं पाते कि अब अगला कदम क्या उठाएं, अटक जाते हैं। अच्छा, तो क्यों पता चलता है पर कैसे वाला हिस्सा गायब है, और क्या कमियां हैं समीक्षा के अनुसार। समीक्षा ये भी कहती है कि कुछ आइडियाज, जैसे वही एसेट बनाम लायबिलिटी वाली बात, जी, वो बार बार दोहराई गई है। तो कुछ पढ़ने वालों को लग सकता है कि भाई ये ज्यादा हो रहा है, रेपिटेटिव है। एक और बड़ा सवाल जो समीक्षा उठाती है वो है रिच डैड के असली होने पर शक। अच्छा, कि वो थे भी या नहीं। हाँ, कि क्या वो सच में थे या कियोसाकी ने उन्हें बस एक सिखाने के टूल की तरह इस्तेमाल किया। और कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि किताब बिजनेस शुरू करने और निवेश करने के जो रिस्क हैं, रिस्क उनको थोड़ा कम करके दिखाती है। तो इन आलोचनाओं के बावजूद समीक्षा किताब के ओवरऑल प्रभाव को कैसे देखती है। समीक्षा मानती है कि कमियां अपनी जगह हैं, लेकिन फिर भी किताब का प्रभाव बहुत जबरदस्त रहा है। ये सबसे ज्यादा बिकने वाली पर्सनल फाइनेंस किताबों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। सही बात है। इसने कई शब्दों को आम बना दिया, जैसे कैश फ्लो, कि पैसा आपकी जेब में कैसे आ जा रहा है, या पैसिव इनकम। हाँ, पैसिव इनकम तो आजकल बहुत चलता है। बिल्कुल, वो इनकम जिसके लिए आपको लगातार खटना नहीं पड़ता। ये सब शब्द इसी किताब से पॉपुलर हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने लोगों की सोच पर गहरा असर डाला, भले ही प्रैक्टिकल जानकारी कम दी हो। निश्चित रूप से। समीक्षा यही कहती है, इसने लाखों लोगों में रियल एस्टेट में रुचि जगाई, अपना बिजनेस शुरू करने की इच्छा जगाई, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की सोच दी।
खास तौर पर युवाओं के लिए या वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ नया सोचना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट बन सकती है। तो कुल मिलाकर जैसा समीक्षा का निष्कर्ष है, ये किताब एक कैसे सोचें गाइड ज्यादा है। हाँ, हाउ टू थिंक। बिल्कुल, बजाय एक कैसे करें यानी हाउ टू गाइड के। ये आपको शायद निवेश की बारीक रणनीतियां न सिखाए, पर ये सोचने पर जरूर मजबूर करती है कि किसी को वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर चलना क्यों चाहिए। तो इस सब का निचोड़ क्या निकला? शायद यही कि ये किताब उन लोगों के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है जो पैसे को लेकर अपनी पुरानी सोच बदलना चाहते हैं। जी, खासकर अगर वो फाइनेंस की दुनिया में नए हैं या युवा हैं। बिल्कुल। अपनी कमियों के बावजूद इसने फाइनेंशियल लिटरेसी और स्वतंत्रता की जो बातचीत है उसे आम लोगों तक पहुंचाया है। अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो कई लोगों के लिए ये फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा शुरू करने वाली पहली चिंगारी साबित हुई है। जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। कि अगर कियोसाकी का ये कहना सही है कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है स्कूल कॉलेज वाली, वो हमें अमीर बनना नहीं सिखाती, तो फिर आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में असली फाइनेंशियल समझदारी हासिल करने के वो कौन से भरोसेमंद और प्रैक्टिकल तरीके हो सकते हैं जिन पर शायद इस किताब में उतनी गहराई से बात नहीं हुई। ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल।